नमस्कार, मैं राजबाला शर्मा आज की हिंदी क्लासेस में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम जो कंपटीशन टेस्ट में मोस्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं समास, उस समास के बारे में, समास के भेदों के बारे में विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। समास क्या होता है, इसके कितने भेद होते हैं, किस प्रकार से कंपटीशन एग्जाम में क्या है क्वेश्चन पूछे जाते हैं। समास और इसके भेद। समास की परिभाषा क्या होती है, जैसे कि हम छोटी क्लासेस में पढ़ते आए थे, वाक्यांश के लिए एक शब्द, वाक्यांश के लिए एक शब्द में क्या होता है, बहुत से वाक्य दिए होते हैं, उसके लिए एक शब्द प्रयुक्त होता है। जैसे कि सप्ताह में एक बार होने वाला साप्ताहिक। उसी प्रकार क्या है, अभी विस्तार पूर्वक हम बड़ी क्लासेस में जाके समास पढ़ने लग जाते हैं। समास में क्या होता है, अनेक शब्दों का संक्षिप्त करके, संक्षिप्त अर्थात छोटे रूप में करके नए शब्द बनाने की प्रक्रिया को समास कहते हैं। अनेक शब्दों को संक्षिप्त करके नए शब्द बनाने की जो प्रक्रिया होती है उसे समास कहते हैं। अर्थात कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक अर्थ प्रकट करना ही समास कहलाता है। कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक अर्थ प्रकट करना ही समास कहलाता है। इसमें शब्द कम होते हैं और उन्हीं कम शब्दों से एक शब्द बनाया जाता है। दो या दो से अधिक शब्दों को अर्थात पदों को, शब्द को पद कब कहते हैं, शब्द को पद जब कहते हैं जब शब्द का वाक्य में प्रयोग किया जाता है। जब शब्द का वाक्य में प्रयोग किया जाता है तो वो पद कहलाता है। दो या दो से अधिक शब्दों का परस्पर संबंध बताने वाले शब्दों अर्थात या अथवा प्रत्ययों का लोप होने पर उन दो या दो से अधिक शब्दों से जो एक स्वतंत्र अकेला शब्द बनाया जाता है उसे ही समास कहते हैं, सामासिक शब्द कहते हैं। अर्थात जैसे कि 7 तारों का समूह है सप्तऋषि, तो 7 तारों का समूह जब ये शब्द है, इनको जब इकट्ठा लिखा जाता है, एक स्वतंत्र शब्द बनाया जाता है, उसे ही समास कहते हैं। उन दो या दो से अधिक शब्दों को संयोग होता है वही समास कहलाता है। संयोग होता है, जोड़ा जाता है। जब दो या दो से अधिक शब्दों को जोड़कर यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार, जब शक्ति के अनुसार 3 या 4 शब्दों को मिलाकर संयोग करने के बाद एक शब्द बनाया जाता है। जैसे कि यथाशक्ति, नीलकंठ, नीला है जिसका कंठ, नीला है जिसका कंठ, इतने सारे शब्दों को क्या है मिलाकर के एक इकट्ठा स्वतंत्र शब्द बनाना ही समास कहलाता है। समास की प्रक्रिया बनने वाले शब्द को समस्त पद कहते हैं। अर्थात जब इकट्ठा बना देते हैं शब्द को, दो या दो से अधिक शब्दों को मिला के जो एक स्वतंत्र शब्द बनाया जाता है उसे कहते हैं समस्त पद। जैसे कि देशभक्ति, मुरलीधर। देशभक्ति क्या होता है, देश के लिए भक्ति, तो देश के लिए भक्ति को मिलाकर देशभक्ति एक शब्द बनाया जाता है। मुरलीधर, मुरली को धारण करने वाला। तो इतने शब्दों को इकट्ठा करके जब एक शब्द बनाया जाता है उसे ही कहते हैं समास या समस्त पद। और जब इनको अलग किया जाता है, अलग अलग करने को कहते हैं समास विग्रह। जैसे समस्त पद का विग्रह करके उसे पुनः पहले वाली स्थिति में लेके आना, वो क्या कहलाता है, समास विग्रह। जैसे कि देशभक्ति जो शब्द है, देशभक्ति शब्द को पहले वाली स्थिति में कैसे लेके आएंगे, देश के लिए भक्ति। मुरली को धारण किया है जिसने, अर्थात मुरलीधर। जब क्या है पहले वाली स्थिति में अर्थात शब्दों को पदों में लिखा जाता है, इसे कहते हैं समास विग्रह। और जब क्या है मिलाकर एक स्वतंत्र शब्द लिखा जाता है, जैसे देशभक्ति, मुरलीधर, इसे कहते हैं समास समस्त पद।
अर्थात जब क्या है एक स्वतंत्र शब्द होता है तो उसे कहते हैं समस्त पद, और जब क्या है इसको अलग अलग करके, जैसे देश के लिए भक्ति अलग अलग शब्द के साथ लिखा जाता है तो इसे कहते हैं समास विग्रह। तो दो प्रक्रिया हो गई। एक समास किसे कहते हैं, दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाकर एक संक्षिप्त शब्द बनाया जाता है, एक स्वतंत्र शब्द बनाया जाता है, उसे समास कहते हैं। एक स्वतंत्र शब्द होता है वो समस्त पद होता है, और जब उसको अलग अलग शब्दों के साथ क्या है लिखा जाता है दो या दो से अधिक शब्दों में, तो उसे कहते हैं समास विग्रह। जैसे कि समस्त पद में मुख्यतः दो पद होते हैं, दो पद, एक होता है पूर्व पद और एक होता है उत्तर पद। पूर्व पद समस्त पद में होता है, इस बात को ध्यान रखना। विग्रह करने पर इसके क्या है दो पद न होकर अलग अलग शब्द प्रयुक्त होता है। लेकिन जब ये क्या है समस्त पद में होता है, जैसे देशभक्ति, महात्मा, चौराहा, राम लक्ष्मण, इसमें क्या है दो पद होते हैं। जो पहला पद होता है इसको कहते हैं पूर्व पद, और जो बाद वाला होता है इसको कहते हैं उत्तर पद। अभी पहला पद और उत्तर पद सबसे पहले सबसे जरूरी होता है समास में क्या है समझने के लिए, क्योंकि जो अन्य भेद की परिभाषा होती है उसमें बार बार ये चीज़ देखने को मिलती है कि जिसमें पहला पद प्रधान होता है उसे ये कहते हैं, जिसमें दूसरा पद प्रधान होता है अर्थात उत्तर पद प्रधान होता है उसे ये कहते हैं। तो पूर्व पद होता है समस्त पद में पहले वाला शब्द, जैसे देश है तो ये पूर्व पद है, और जब भक्ति है ये उत्तर पद होता है। तो क्या है समस्त पद के दो पद होते हैं, एक पूर्व पद दूसरा उत्तर पद। जैसे पहले वाले पद को पूर्व पद कहा जाता है और बाद वाले पद को उत्तर पद कहा जाता है। जैसे पूजा घर, जब इसको इकट्ठा लिखा जाता है तो ये होता है समस्त पद, लेकिन इसमें पूजा जो नाम है वो होता है पूर्व पद में, और जो घर होता है उसको उत्तर पद में लिखा जाता है। और जब इसका विग्रह करते हैं अर्थात इसको क्या है तोड़ते हुए हम अनेक शब्दों में लिखते हैं, उसे कहते हैं पूजा के लिए घर, और जब तोड़ते हुए अनेक शब्दों में लिखते हैं तो वो होता है समास विग्रह। समास, इसमें समस्त पद, फिर समस्त पद का विग्रह करना, और समस्त पद में दो भेद होते हैं, दो पद होते हैं, एक पूर्व पद जो सबसे पहले लिखा जाता है, एक उत्तर पद जो क्या है बाद वाला शब्द होता। जैसे कि पूजा, पूजा पूर्व पद है, इसी प्रकार घर, घर क्या है उत्तर पद है। अभी इसके बारे अन्य भेद करेंगे। इसके भेद होते हैं जो समास के वो 6 होते हैं। एक तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, अविभाव समास, बहुव्रीहि समास, द्विगु समास और द्वंद्व समास। ये क्या है इसके 6 भेद होते हैं। कई बार क्या है इन 4 भेदों के साथ 2 उपभेद भी पढ़े जाते हैं। इन 4 भेदों में क्या है सबकी अभी हम डेफिनेशन करेंगे, विस्तार पूर्वक इसकी व्याख्या करेंगे। तत्पुरुष समास किसे कहते हैं, इसके कितने उपभेद होते हैं। कर्मधारय समास किसे कहते हैं, इसके कितने भेद होते हैं, क्या इसके उदाहरण होते हैं। द्विगु समास किसे कहते हैं, अर्थात जिसमें क्या है गिनती देखी जाती है। बहुव्रीहि समास में क्या देखा जाता है, अन्य पद प्रधान। द्वंद्व में तुलना की जाती है, और तथा जैसे शब्द होते हैं। वहीं अविभाव समास में क्या है, पहला पद अवयव होता है, अविकारी होता है। तो अभी इनके एक एक की व्याख्या करेंगे, हम एक एक के बारे में चर्चा करेंगे। अभी समास के जो भेद है उसमें पहला जो भेद होता है वो तत्पुरुष समास, उसके बारे में पढ़ेंगे विस्तार से। तत्पुरुष समास में क्या होता है, जिस समास में उत्तर पद प्रधान हो अर्थात बाद वाला पद प्रधान हो उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। और उत्तर पद और पूर्व पद के बीच कारक चिन्हों का लोप होता है, कारक चिन्ह लुप्त रहते हैं। जैसे कि तुलसी करित, तो इसके बीच में जो से है ये लुप्त रहता है अर्थात समस्त पद में दिखाई नहीं देता। कारक
तत्पुरुष समास जानने से पहले जरूरी होता है कारक जानना। कारक किसे कहते हैं? कारक कहते हैं जिस समास में वाक्य में प्रयुक्त जो शब्द पद के रूप में प्रयोग होता है, अर्थात शब्दों के बीच जो संबंध बताने के लिए विभक्ति चिन्ह प्रयोग होते हैं, उन्हें कारक कहते हैं। जैसे मैं लिखूं राम रावण मारा, राम रावण मारा। अगर इसके बीच में हम कारक चिन्ह जिन्हें विभक्ति चिन्ह कहते हैं, ये अगर ना लगाएं तो क्या है, हमें इन वाक्यों में, इन शब्दों में संबंध पता नहीं चलेगा कि कौन कर्ता है, कौन कर्म है, कहाँ क्रिया हो रही है। अर्थात राम ने रावण को मारा या रावण ने राम को मारा, इस बात का हमें पता नहीं चलेगा। जैसे अगर मैं लगा दूं राम ने रावण को मारा, अर्थात कर्ता ने कर्म को, तो क्या है, विभक्ति चिन्ह कर्ता का ने है, कर्म का को है। जब ये विभक्ति चिन्ह लगा देते हैं, विभक्ति चिन्ह लगाने से हमें क्या है, अनेक शब्दों के बीच संबंध पता चल जाती है। और तत्पुरुष समास में ये सारे के सारे विभक्ति चिन्ह लुप्त रहते हैं। तो तत्पुरुष समास जानने से पहले कारक कितने भेद होते हैं, क्या क्या इनके विभक्ति चिन्ह है, वो जानना जरूरी है। कारक किसे कहते हैं, एक बार फिर बता रही हूँ। वाक्य में प्रयुक्त शब्दों के बीच संबंध बताने वाले विभक्ति जो चिन्ह प्रयोग होते हैं, उन्हें कारक चिन्ह कहते हैं, परशरक कहते हैं, विभक्ति चिन्ह कहते हैं। कारक के 8 भेद होते हैं, लेकिन तत्पुरुष समास में 6 भेद ही हैं। 2 नहीं होते, वो एक कर्ता नहीं होता, दूसरा संबोधन नहीं होता। इन सभी की क्या है, विभक्ति चिन्ह बता रही हूँ। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से अलग होने की स्थिति में, अधिकरण में पर संबंध होता है का, के, की, रा, रे, री। इसी प्रकार संबोधन हे, अरे, रे। लेकिन जो नहीं प्रयोग होता वो एक तो कर्ता कारक नहीं होता, कर्ता का विभक्ति चिन्ह है ने, यानी कि तत्पुरुष समास में आपको ने नहीं मिलेगा। इसी प्रकार संबोधन जो कारक होता है, संबोधन का विभक्ति चिन्ह भी आपको तत्पुरुष समास में नहीं मिलेगा। जैसे हे, अरे, रे, संबोधन कारक के जो विभक्ति चिन्ह है, ये आपको तत्पुरुष समास में देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन अन्य जो 6 रह गए, कौन कौन से, कर्म, करण, अधिकरण, अपादान, संबंध, और एक अन्य जो रह गया वो क्या है, संप्रदान। ये आपको क्या है, देखने को मिलेंगे 6। अभी इनके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। एक बार तत्पुरुष समास की परिभाषा फिर से बता रही हूँ। तत्पुरुष समास में क्या होता है, तत्पुरुष समास में क्या है, उत्तर पद प्रधान होता है। जिस समास में उत्तर पद अर्थात बाद वाला पद प्रधान हो उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। और तत्पुरुष समास में क्या है, जो पूर्व पद है और जो उत्तर पद है उनके बीच विभक्ति चिन्ह का लोप होता है, और वो विभक्ति चिन्ह 6 कारक के होते हैं। उन्हीं के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। कर्ता इसमें होता नहीं, कर्म जो कारक होता है वो होता है। और कारक के नाम के अनुसार ही जो तत्पुरुष समास है, इनके 6 भेद होते हैं। जो पहला भेद है इसको कहते हैं कर्म तत्पुरुष। जैसे कि कारक वाला ये नाम है, कर्ता ने, इसका प्रयोग नहीं होता, बट कर्म होता है तो इसका नाम हो गया कर्म तत्पुरुष। विभक्ति चिन्ह क्या होता है, कर्ता ने कर्म को, जैसा कि हमने बता दिया, तो को का लोप होता है। को क्या है, तत्पुरुष समास में अगर आपको लुप्त मिले, जैसे कि सवर्ग प्रापत, तो इसको अगर आप विग्रह करोगे तो क्या है, समस्त में तो को लुप्त रहता है, बट क्या है, यहाँ विग्रह करने पर क्या है, आपको को दिखाई देगा। जैसे कष्टापत्र, कष्ट को आपत्र अर्थात प्राप्त होना।
आशातीत, आशा को अतीत। इसी प्रकार ग्रहगत, ग्रह को आगत। तो जिस समास में क्या है, को का लोप, उसे कर्म कहते हैं। क्यों? क्योंकि कर्म कारक का विभक्ति चिन्ह को होता है। तो जहाँ आपको को क्या है, समास विग्रह करने पर बीच में को विभक्ति चिन्ह आए तो आपको क्या करना है, कर्म तत्पुरुष। इसी प्रकार आगे क्या होता है, करण तत्पुरुष, कर्ता ने कर्म को करण से। तो इसका विभक्ति चिन्ह क्या होता है, से, वो भी साधन के रूप में, से के द्वारा। जैसे कि वाक युद्ध, तो इसमें क्या होता है, वाक से युद्ध। जो वाक बोलना होता है, बोलकर जो युद्ध होता है, अर्थात बातें में जो युद्ध होता है, बोलना क्या है, इसमें साधन के रूप में प्रयोग होता है। जैसे तुलसी कृत, तो तुलसी के द्वारा कृत, यानी जिसको तुलसी ने बनाया है। तो करण कारक क्या होता है, से इसमें साधन के रूप में होता है। के द्वारा भी इसमें क्या है, किसके द्वारा बनाया गया, कौन सा साधन है। जैसे कि एग्जाम्पल करें, राम ने रावण को बाण से मारा, तो इसमें जो से प्रयोग हुआ है वहाँ बाण क्या है, साधन के रूप में दिखाया गया है। तो जहाँ आपको क्या है, तत्पुरुष समास विग्रह करने पर बीच में जो चिन्हों का लोप हो, से आए, के द्वारा आए, तो हमें क्या करना होता है, करण तत्पुरुष। अभी क्या है, अन्य भेद होता है तत्पुरुष का, वो संप्रदान तत्पुरुष होता है। संप्रदान के लिए, किसके लिए हो रहा है, संप्रदान के लिए। तो जिस समास में क्या है, विभक्ति चिन्ह के लिए आए, जैसे कि देशभक्ति, तो इसके बीच में लुप्त क्या है, के लिए, किसके लिए। तो जहाँ समास का विग्रह करो और के लिए आए तो वहाँ हमारा क्या रहता है, संप्रदान तत्पुरुष। विद्या के लिए आल्य, तो इसमें लुप्त क्या है, के लिए। इसी प्रकार क्या है, रसोई घर, तो रसोई के लिए घर। तो जहाँ आपको क्या है, के लिए विभक्ति चिन्ह प्रयोग हो, के लिए परसरक चिन्ह प्रयोग हो, वहाँ क्या होता है, संप्रदान तत्पुरुष। ये तत्पुरुष समास के ही भेद कर रहे हैं हम। अभी क्या है, अन्य भेद जो रह गए आगे है, जो हमारा कारक का भी भेद होता है, अपादान। अपादान होता है अलग होने की स्थिति में, अलग होने की स्थिति में जहाँ कारक चिन्ह का प्रयोग हो। क्योंकि से एक बार पहले भी आ चुका है, पर वो से क्या था, साधन के रूप में प्रयोग था। और ये वाला जो हमारा से है वो अलग होने का भाव प्रकट कर रहा है। जैसे दुरागत, दूर से आगत। जन्मांध, जन्म से जो अंध है। रण विमुख, रण से विमुख, ये क्या है, अलग होने की स्थिति। और जहाँ अलग होने की स्थिति में से प्रयोग हो तो वहाँ हमें करना है अपादान तत्पुरुष। इसी प्रकार जहाँ से साधन के रूप में प्रयोग हो वहाँ करना होता है करण तत्पुरुष। आगे देखो, संबंध तत्पुरुष। संबंध होता है का, के, की, किसका किससे क्या संबंध है, ये बताने के लिए हम का, के, की इसका प्रयोग करते हैं। जैसे विद्याभ्यास, विद्या का अभ्यास, किसका अभ्यास। सेनापति, सेना का पति। पराधीन, पर के अधीन। का, के, की जहाँ परसरक चिन्ह का प्रयोग हो, का, के, की, उसे कहते हैं संबंध तत्पुरुष। संबंध तत्पुरुष में क्या होता है, का, के, की। तो आपको समास विग्रह करने पर जहाँ भी का, के, की बीच में आता है पूर्व पद और उत्तर पद के, तो वहाँ हमें क्या करना होता है, संबंध तत्पुरुष। आगे देखो, अधिकरण। अधिकरण होता है डियर स्टूडेंट अधिकार व्यक्त करने के लिए।
अधिकार में पर कहाँ कहाँ प्रयोग होता है? जहाँ हम समास का विग्रह करते हैं, जहाँ हम पूर्व पद और उत्तर पद को अलग करते हैं, वहाँ बीच में अगर में आए, अगर पर आए, तो हम क्या करते हैं? वहाँ होता है अधिकरण तत्पुरुष। जैसे विधाभ्यास, विधा का अभ्यास, गृह प्रवेश, गृह में प्रवेश, गृह में प्रवेश, गृह में प्रवेश। ये जो विधाभ्यास है वो क्या है? समन तत्पुरुष का इसमें भेद आ गया, लेकिन ये इसका भेद नहीं है। गृह में प्रवेश, नरो उत्तम, नर में जो उत्तम है, तो में पर। जैसे और भी में पर के उदाहरण, बंदर छत पर है, तो क्या है? ये कारक कौन सा हुआ? वहाँ अधिकरण हुआ। बच्चे कक्षा में है, तो में का क्या होता है? अधिकरण, क्योंकि उनका वहाँ अधिकार होता है। और जहाँ अधिकार होता है वहाँ में पर परसरक प्रयोग करते हैं। जहाँ पूर्व पद और उत्तर पद को अलग करने के लिए बीच में या फिर पर चिन्ह का प्रयोग करते हैं, तो वहाँ होता है अधिकरण तत्पुरुष। अभी जो अन्य भाग है, समास का दूसरा जो भेद होता है उसे कहते हैं कर्मधारय समास। उसके बारे में पढ़ेंगे, लेकिन एक बार तत्पुरुष समास में पूरा रिपीट कर रही हूँ। तत्पुरुष समास कहते किससे हैं? जिस समास में उत्तर पद या दूसरा पद प्रधान हो। इसके 6 भेद होते हैं, वो कारक के अनुसार होंगे। मोस्टली क्या है, ये पूछा जाता है कि कारक चिन्ह का भेद नहीं पूछा जाता कंपटीशन एग्जाम में। उसके उत्तर में बहुत ही कम चांस है कि आपको ये देखने को मिले कि करण तत्पुरुष समास, लेकिन वहाँ आपको तत्पुरुष समास ही देखने को मिलेगा। जो ऑप्शन मिलता है हमें 4 एग्जाम्पल में, तो अगर ऐसे में आपको क्या है वहाँ देखना होगा कि क्या इसमें कारक चिन्ह प्रयोग हुए हैं, क्या इसमें कर्ता और संबोधन को छोड़कर अन्य सभी कारक चिन्ह प्रयोग हो रहे हैं। विग्रह करने पर पूर्व पद और उत्तर पद के बीच, तो वहाँ आपको तत्पुरुष समास के साथ जाना है। मेरे कहने का मतलब है आपको वहाँ तत्पुरुष समास वाला ऑप्शन चूज करना है। आगे जो समास का दूसरा भेद होता है वो होता है कर्मधारय समास। इसकी परिभाषा हम करेंगे, जिस समास में उत्तर पद प्रधान हो, समस्त पद का उत्तर पद प्रधान हो और पूर्व पद और उत्तर पद में उपमान और उपमेय। कई बार क्या है, बच्चों को उपमान और उपमेय शब्द को समझने में दिक्कत होती है और वो क्या करते हैं, परिभाषा का ही रट्टा लगा लेते हैं। तो यहाँ उपमान और उपमेय समझना, विशेषण और विशेष्य समझना। जो उपमान होता है डियर स्टूडेंट, उसे हम विशेषण कहते हैं और जो उपमेय होता है उसे विशेष्य कहते हैं। अब सभी को पता होता है विशेषण किसे कहते हैं और विशेष्य किसे कहते हैं, पर यह नहीं पता होता कि उपमान किसे कहते हैं, उपमेय किसे कहते हैं। तो जो विशेषण होता है, विशेषण किसे कहते हैं? जो संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता बताता है। जैसे राम बहुत अच्छा लड़का है, तो इसमें इसकी अच्छा होना क्या है, विशेषता बताना है। अच्छा होना विशेषता बताना है, तो ये तो विशेषण हो गया। जो संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता बताता है उसे कहते हैं विशेषण। अब क्या है, विशेष्य किसे कहते हैं? मोस्टली बच्चे ये सोच के चले जाते हैं कि जो विशेषण की विशेषता बताते हैं वो विशेष्य होता है, लेकिन वो आपका गलत जाएगा, क्योंकि जो विशेषण की विशेषता बताता है वो तो होता है बेटा पर विशेषण। पर विशेषण। तो डियर स्टूडेंट, इसमें 3 चीजें नोट करने वाली है, एक विशेषण, एक पर विशेषण और एक क्या है, विशेष्य।
तो जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताता है उसे कहते हैं विशेषण। जो विशेषण की विशेषता बताता है उसे कहते हैं परविशेषण। लेकिन विशेष्य की परिभाषा ये होती है कि जिन संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताई जाती है, जैसे राम की विशेषता बताई जा रही है, तो राम यहाँ क्या हुआ, विशेष्य। तो आपको देखना है कि किस समास में पहला पद विशेषण है, यानी पहले पद में ऐसे शब्द प्रयोग है जो विशेषता बता रहे हैं, और दूसरा पद में क्या है, विशेष्य होता है। जैसे कि नव युवक, तो युवक क्या है, संज्ञा या सर्वनाम, यानी नव युवक यहाँ विशेष्य हुआ, और विशेष्य को क्या कहते हैं, उपमेय। और उसी प्रकार नव यानी नया, और नया इसकी विशेषता बता रहा है, ये हमारा क्या कहलाया, विशेषण। और विशेषण को क्या है, समास की जो डेफिनेशन है उसमें कहते हैं उपमान। पीतांबर, तो पित्त विशेषता बता रहा है अंबर की, पित्त है जो अंबर। तो पहला पद अगर आपको मिले विशेषण बताने वाला, विशेषता बताने वाला, उस जैसे नील गाय, नीली है जो गाय, तो नीली क्या है, विशेषता बता रही है। श्वेत गाय, सफेद क्या है, उस गाय की बात कर रहे हैं जो सफेद है, उस गाय की बात कर रहे हैं जो नीली है। तो जहां आपको पूर्व पद क्या है, विशेषता बताने वाला मिले, वहां आपको कर्मधारय समास के साथ जाना है, और पूर्व पद दूसरे पद की विशेषता बताता है। जैसे परमेश्वर, परम है जो ईश्वर, यानी किसकी बात हो रही है, उस ईश्वर की जो परम है। तो इसमें पहला पद प्रत्येक में यहाँ नव, यहाँ पित्त, यहाँ परमेश्वर क्या है, विशेषता बताने वाले है, विशेषण है। तो कर्मधारय समास में क्या होता है, जिस समास में उत्तर पद प्रधान होता है और उत्तर पद की पूर्व पद विशेषता बताता है, अर्थात पूर्व पद और उत्तर पद में क्या है, विशेषण विशेष्य का उपमान उपमेय का संबंध होता है, वहाँ हमें क्या वहाँ हम क्या कहेंगे, कर्मधारय समास। तो आपको कंपटीशन एग्जाम में जहाँ ऐसे उदाहरण मिले जिसमें पहला पद विशेषण महात्मा, नील गाय, ऐसे शब्द मिले जिसमें क्या है, पहले वाला पद विशेषता बताने वाला हो, विशेषता वाला हो, और वो दूसरे की विशेषता बता रहा हो, तो वहाँ हमें कर्मधारय समास के साथ जाना है। अभी समास का जो अन्य भेद है, द्विगु समास। जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, द्विगु गिनती वाला, जिस समस्त पद में हर आपको क्या है, परिभाषा में सिर्फ समस्त पद देखना है। अगर आप विग्रह करके उसको पूर्व पद और उत्तर पद बनाओगे तो कंफ्यूजन में चले जाओगे। सिर्फ पूर्व पद देखना आपको समस्त पद में, समस्त पद में पूर्व पद संख्यावाची हो, यानी जहां आपको गिनती मिले वह द्विगु समास होता है। जैसे सप्त में 7 गिनती है, पहला पद संख्यावाची होता है, 7 सिंधुओं का समूह है, दोपहर 2 पहरों का समूह है, त्रिलोक, तो वहाँ क्या है, 3 लोकों का। इसमें पहला पद आप देख लो, सभी में जहाँ आपको संख्यावाची मिले वहाँ हमें क्या किसके साथ जाना है, द्विगु समास के। लेकिन यहाँ एक बात सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जरूरी है, वो ये क्या है कि कई बार कंपटीशन एग्जाम में हाई लेवल का क्वेश्चन पूछ लेते हैं और ऐसे एग्जाम्पल दे देते हैं, जैसे कि यहाँ त्रिलोक है, लेकिन यहाँ त्रिलोकी अगर लिख दे तो उसका एक विशेष अर्थ आ रहा है शिव, तो वहाँ आपको क्या है, द्विगु के साथ नहीं जाना होता। आपको ये देख लेना है कि कहीं इसका कोई विशेष अर्थ तो नहीं आ रहा। अगर विशेष अर्थ आ रहा है तो वहाँ आपको जाना है बहुव्रीहि समास के साथ। इसी प्रकार अगर आपको दे दे चतुर्भुज, 4 भुजाओं को धारण करने वाला, लेकिन इसका एक पहला पद संख्यावाची जरूर है, लेकिन इसमें क्या है, एक विशेष अर्थ आ रहे हैं, 4 भुजाओं वाले ब्रह्मा की बात हो रही है। तो जहाँ विशेष अर्थ आए तो
तो वहाँ हमें क्या है, बहुव्रीहि के साथ जाना है। इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। लेकिन उसको छोड़कर जिसके अन्य पद प्रधान ना हो अर्थात विशेष अर्थ ना हो, उसमें सभी संख्यावाची में द्विगु होता है। आगे देखो, समास का जो अन्य भेद है बहुव्रीहि समास, जो अभी करवाया था। समास के में आए पदों को छोड़कर, यानी न तो पूर्व पद और न उत्तर पद, इसमें दोनों ही पद प्रधान नहीं होते। समास में आए पदों को छोड़कर जब कोई अन्य पद प्रधान हो, अन्य पद प्रधान, अन्य पदार्थ की प्रधानता कब होगी, जब उसका विशेष अर्थ आएगा। जैसे कि अभी मैंने बताया था त्रिलोकी, चतुर्भुज, इनके क्या है, अन्य अर्थ आ रहे हैं, वह बहुव्रीहि समास होगा। दशानन, 10 है आनन, जिसके आनन मुख होता है। 10 मुँह है वाला, तो इसका एक विशेष अर्थ आ रहा है क्योंकि वो रावण ही है एक। जिस समस्त पद में कोई पद प्रधान नहीं होता अर्थात न पूर्व पद होता और न उत्तर पद, बल्कि अन्य पद प्रधान होता है, क्योंकि ये अन्य जो है इसका विशेष अर्थ आ रहा है। दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद की ओर संकेत कर रही है। देखो यहाँ 10 मुँह वाला एक विशेष पद की ओर संकेत कर रहा है और उस संकेत से हम समझ गए कि रावण की बात हो रही है, ब्रह्मा की बात हो रही है, नीलकंठ शिव की बात हो रही है। तो वहाँ हमें क्या है, बहुव्रीहि समास के साथ जाना होता है। जैसे कि नीलकंठ, अब क्या है, नाम को अगर देखें तो नीले कंठ वाले, हमें किसके साथ जाना चाहिए, कर्मधारय के, क्योंकि यहाँ नील रंग है, ये विशेषता बता रहा है। लेकिन इसका एक विशेष अर्थ आ रहा है, जहाँ भी आपको विशेष अर्थ मिले तो वहाँ हमें बहुव्रीहि के साथ जाना होता है। नीले कंठ जिसके हैं अर्थात शिव की बात हो रही है, यहाँ दोनों पद मिलकर तीसरे यानी शिव की ओर संकेत कर रहे हैं। ये बहुव्रीहि में बात होती है सबसे ज़्यादा जरूरी जानने की, क्योंकि इसमें कर्मधारय के भी मिलते जुलते होते हैं, कई बार द्विगु के भी मिलते जुलते उदाहरण उठा लेते हैं, उसमें विशेष अर्थ आता है तो आपको क्या है, बहुव्रीहि के साथ जाना है। अगर विशेष अर्थ नहीं आ रहा तो हमें क्या है, अन्य भेद के साथ जाना होता है। इसी प्रकार द्वंद्व समास, द्वंद्व, दो में तालमेल, दो में द्वंद्व क्या है, देखो जिस समस्त पद में दोनों ही पद प्रधान हो, यानी कि पूर्व पद भी उतना महत्वपूर्ण होता है जितना उत्तर पद होता है, दोनों ही पद प्रधान हो और जब समास का विग्रह करते हैं तो बीच में या तो हम और लगाते हैं या अथवा लगाते हैं या एवं लगाया जाता है। जैसे रात दिन, रात और दिन, अर्थात जितना रात का महत्व है उतना दिन का है, दोनों ही क्या है, प्रधान है। बीच में और लगा दिया, सुख दुख, सुख और दुख, दाल और चावल। और इसमें क्या है, मोस्टली बच्चे रट लेते हैं कि ये तो बिल्कुल इजी है कि जिसके बीच में ये योजक चिन्ह मिला, योजक चिन्ह सिर्फ द्वंद्व में मिलता है, ये गलती कभी मत करना। क्यों? क्योंकि योजक चिन्ह ऐसे नामों भी आपको देखने को मिल जाएगा, वो आगे भी मैं बताऊंगी। जैसे रातों रात, रातों रात, यहाँ भी तो योजक चिन्ह है, लेकिन ये योजक चिन्ह क्या है, शब्दों की पुनरावृत्ति हो रही है। रात ही रात का क्या है, दोबारा से आवर्ती हो रही है। लेकिन जो द्वंद्व समास होता है ना, इसमें शब्दों की आवर्ती नहीं होती, सारे शब्द एक दूसरे के उल्टे होते हैं। माता पिता, भाई बहन, पति पत्नी, दिन रात, सुख दुख, जितने भी आपको शब्द क्या है देखने को मिलेंगे वो आपको मिलेंगे एक दूसरे के विपरीत। जहाँ एक दूसरे के विपरीत, जिन्हें हम कहते हैं विलोम, जिन्हें हम विलोम कहते हैं, एक दूसरे के विपरीत होते हैं। विलोम अगर हमें मिले तो विलोम में जाना है द्वंद्व के साथ, लेकिन जहाँ शब्दों की पुनरावृत्ति हो,
जैसे रातों रात, हाथों हाथ, इनमें हमें जाना होता है अविभाव के साथ। ये भी उसकी डेफिनेशन में एक बार आ भी जाएगा। तो ये योजक चिन्ह वाली बात रटने की नहीं, ध्यान से देखना, क्योंकि कई बार बच्चे ऐसे रट्टा लगा लेते हैं कि जहाँ योजक चिन्ह मिला वहाँ हमें द्वंद्व के साथ, जहाँ गिनती मिली तो द्विगु के साथ। तो इस बात का ध्यान रखना कि योजक चिन्ह कई बार अव्ययभाव में भी मिल जाता है, लेकिन अविभाव में शब्दों की पुनरावृत्ति होती है, सेम शब्द मिलेंगे आपको देखने को, लेकिन द्वंद्व में आपको एक दूसरे के विपरीत और विलोम शब्द मिलेंगे। अभी देखो अविभाव समास, जो अन्य भेद होता है समास का, अविभाव समास का लक्षण क्या होता है? इसमें पूर्व पद अवयव या अविकारी होता है। अवयव या अविकारी, अविकारी किसे कहते हैं? जिनका लिंग वचन काल कारक परिवर्तन नहीं होता, उन्हें अविकारी कहते हैं। अविभाव समास का लक्षण है कि जिसमें पूर्व पद की प्रधानता हो, पहला पद प्रधान होता है लेकिन सामसिक या समस्त पद में अवयव हो जाए, उसे अविभाव समास कहते हैं। सरल शब्दों में क्या इसकी डेफिनेशन होती है? देखो, जिस समास का पहला पद अवयव हो या प्रधान हो उसे अविभाव समास कहते हैं। इस समास में क्या है? समूचा पद क्रिया विशेषण अवयव हो जाता है। पहला पद में आपको या तो उपसर्ग मिलेगा, अनु आनु इस प्रकार के अवयव होता है। वहीं प्रधानता जैसे कि प्रतिदिन, प्रति, यथा, यथा, बे, भर, ये ऐसे शब्द हैं जो क्या है? अवयव है, अविकारी है, उपसर्ग होता है। जैसे प्रति शब्द है, आप प्रतिदिन, प्रति रात ऐसे बना सकते हो। प्रति जो है वो परिवर्तन नहीं होता। यथा संभव, यथा शक्ति, तो यथा ऐसा शब्द है जो परिवर्तन नहीं होता। जो परिवर्तन नहीं होता, बेकाम, बेकाबू, बेशक, तो बे ऐसा है जो एक उपसर्ग है लेकिन परिवर्तन नहीं होता, अविकारी है, अवयव है। जैसे भर, तो भर से आप अन्य भी बना सकते हो लेकिन भर परिवर्तन नहीं होगा। भर पेट, भरशक। इसी प्रकार इसकी पहचान के लिए क्या मिलेगा आपको? पूर्व पद में अनु, आ, प्रति, भर, यथा, आवत, हर आदि होता है। जैसे प्रतिदिन, दिन ही दिन, यथा विधि, विधि के अनुसार। तो इसमें प्रथम जो पद है ये प्रधान होता है। क्यों? क्योंकि ये अवयव होता है, अविकारी होता है। बेखटकी, लेकिन जो अभी बताई आपको बात, रातों रात, कानों कान, देखो योजक चिन्ह प्रयोग हो जाता है बीच में, लेकिन आपको ध्यान रखना है वहाँ कि शब्दों की आवर्ती हो रही है। जहाँ शब्दों की आवर्ती होती है डियर स्टूडेंट, वहाँ आपको जाना होता है अविभाव के साथ।